नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह और आयुष्मान भव में आज बात डिमेंशिया की। डिमेंशिया यानी जिसे साधारण शब्दों में कहें तो भूलने की बीमारी। अगर कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में वर्ष 2050 तक विश्व की 15% से ज्यादा बुजुर्ग आबादी हो जाएगी। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के बीच विशेषज्ञ ने यह भी चेताया है कि देश में डिमेंशिया, जिसे हम भूलने की बीमारी कह रहे हैं, उसका खतरा बढ़ सकता है। इस समय 60 साल और अधिक उम्र के करीब 7.4% भारतीय डिमेंशिया से पीड़ित हैं। अभी डिमेंशिया के मरीजों की संख्या करीब 90 लाख है और ये आंकड़ा 2036 तक कई गुना बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि 97% तक ये बढ़ सकता है, यानी 1.7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय अल्जाइमर और संबंधित विकार सोसाइटी के अनुसार वर्ष 2010 में देश में इस बीमारी के 37 लाख मरीज थे, जिनके 2030 तक दुगने तक बढ़ने का अनुमान है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस रोग की गिरफ्त में 30 से 50 आयु वर्ग के लोग भी अब आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अल्जाइमर पीड़ित लोगों में 5 से 10% भारत में है। और अगर देखें तो अल्जाइमर या कहें एक तरह से डिमेंशिया या जो दिमागी या मानसिक या भूलने की बीमारी से संबंधित रोग हैं, उनके प्रमुख कारक वंशानुगत हैं, जीवन शैली से जुड़े हैं। एक साथ 2 बीमारियां जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप का होना भी है। बड़ी उम्र के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हम जानते हैं कि डिमेंशिया से जुड़े तमाम पहलुओं पर जागरूकता फैलाना इसे लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पर हम आज करेंगे चर्चा, हर पहलू पर बारीकी से गौर करेंगे। 3 अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि WHO के अनुसार डिमेंशिया को विश्व में बुजुर्गों में विकलांगता और मृत्यु का 7वां सबसे अहम कारण माना गया है और इसीलिए इसे लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 3 जो मेहमान हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़े हुए हो उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी। डॉक्टर अचल कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अचल। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शालिनी राय जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शालिनी राय। होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रिंसिपल और HOD हैं BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता। शुरुआत डॉक्टर अचल आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बताइए, हम साधारण तौर पर कहते हैं भूलने की बीमारी, अल्जाइमर को और भी माना जाता है। कई लोग अल्जाइमर और डिमेंशिया में कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा बताइए डिमेंशिया क्या है और ये अल्जाइमर से किस तरह अलग है या एक है? जी देखिए, डिमेंशिया को अगर समझा जाए तो आपने शुरू में ही बताया कि भूलने की समस्या, तो ये एक सिम्टम है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो डिमेंशिया को डिफाइन करने की कोशिश की गई है और उसमें मेमोरी लॉस एसेंशियल पार्ट है। उसके अलावा सिर्फ मेमोरी लॉस होने पे नहीं माना जाएगा डिमेंशिया, और इस सिंड्रोम को डिफाइन करने के लिए उसमें अन्य चीज़ें भी होनी चाहिए। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होना चाहिए, खास करके जजमेंट में और थिंकिंग में, और इस तरह की जो सोशल एबिलिटीज़ होती हैं उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तब ये कहा जाएगा कि हाँ कुछ डिमेंशिया हो सकता है। लेकिन यही बात समाप्त नहीं होती है। ये सब प्रॉब्लम आप देखेंगे कई अन्य बातों से भी हो सकता है, कई अन्य कारणों से भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जब तक इतना प्रॉब्लम नहीं हो कि आपको डेली के काम में दिक्कत आ रही हो, डेली लाइफ अगर अफेक्टेड हो, तब इसको फाइनली कहा जाएगा कि हाँ डिमेंशिया है। तो अब इसमें सवाल आता है कि डिमेंशिया के अगर हम बात करें तो उसके कारण बहुत सारे आपने अभी बताए, बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें जो एज ग्रुप भी आपने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में डिमेंशिया के कारणत अलग हैं। एक डिजेनरेटिव कारण है जो कि बहुत बड़ा कारण है 60 वर्ष से अधिक लोगों में, लेकिन उससे कम उम्र के लोगों में बहुत से अन्य कारण हैं। और इसमें यह भी एक कारण है कि अब 30 वर्ष की बात करें हम लोग, या आपने देखा होगा कि आप बच्चे को लेकर उनकी माँ आ जाती है हॉस्पिटल में कि उसको कुछ याद नहीं होता, डिमेंशिया हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो उसमें यह है कि कारण हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग है। 65 वर्ष से अधिक उम्र की एज में अल्जाइमर्स डिजीज़ एक प्रमुख कारण है। तो ये अंतर है डिमेंशिया एज सच और अल्जाइमर्स डिजीज़ में। अल्जाइमर्स डिजीज़ डिमेंशिया होने के एक प्रमुख कारण है बियॉन्ड 65 ईयर एज ग्रुप में। और भी बहुत सारे कारण हैं, कई अन्य डिजेनरेटिव कंडीशंस हैं जिसमें डिमेंशिया हो सकता है। जैसे हम बात करें पार्किंसन डिजीज़ की, लेवी बॉडी डिजीज़ की, इन सब लोगों को भी डिमेंशिया, हंटिंगटन डिजीज़ की, इन सब लोगों को भी डिमेंशिया हो सकता है। ये दूसरे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें डिमेंशिया पाया जाता है। और कारण अगर हम बात करें तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया ये 2 सबसे बड़े कारण हैं जिसमें कि मेमोरी इम्पेयरमेंट की दिक्कत ज़्यादा रहती है। बाकी अन्य में कुछ कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण ऐसे जिनको हम ठीक भी कर सकते हैं कुछ कुछ दवाएं करके, लेकिन ये जो
कारण हम बात कर रहे हैं डिजेनरेटिव कंडीशंस की, इनको ठीक करने का उपाय फिलहाल नहीं बना है। ठीक है डॉक्टर शालिनी राय, आयुर्वेद का नज़रिया अगर हम समझें तो बहुत कुछ दोषों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर आयुर्वेद में रोगों का वर्णन है। डिमेंशिया को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? डिमेंशिया की जो समस्या है, जैसे सर ने पहले ही बताया कि जो डीजेनरेटिव वाला है, ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी एक सामान्य वय या एजिंग के कॉन्सिक्वेंस में आता है। लेकिन अगर ये समय से पहले हो रहा है या मात्रा से अधिक सीरियस हो रहा है तो इसको पैथोलॉजी के रूप में माना जाएगा। और इसमें दोषिक इम्बैलेंस के साथ साथ, वो तो बहुत एक मुख्य कारण है ही, परंतु उसका जो हिडन फैक्टर्स हैं वो हमारे आहार में, विहार में और हमारी जो विचार हैं, वो तीनों फैक्टर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस जो हमारा सोशल सर्कल है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, क्योंकि आयुर्वेद एक होलिस्टिक रूप में कल्पना करता है, तो एक व्यक्ति का उसके जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो हम आहार, जो हमारा डाइट है, कि वो किस प्रकार की हम डाइट ले रहे हैं, वो आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें जो समस्या बढ़ रही है वो शायद इसीलिए है कि हम जो नेचुरली डिराइव्ड होल ग्रेन्स, जो हम लोग पहले साबुत अनाज खाते थे, दालों का, प्राकृतिक रूप से बढ़ी हुई सब्जियों का अधिक सेवन करते थे, हवा भी शुद्ध हुआ करती थी, जल जो है वो भी प्राकृतिक सोर्सों से और मतलब क्लीन हुआ करता था, पॉल्यूटेड नहीं हुआ करता था। तो ये सब जो डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस है, अभी हम प्रोसेस्ड फूड की ओर बढ़ गए हैं, जिसमें फैट्स और जो शुगर्स हैं ये अधिक होते हैं प्रोसेस्ड वाले के कारण से, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्लस जो अगर हम कहें रात की स्लीप है वो हैम्पर हो चुकी है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें दिनचर्या और रात्रिचर्या, मतलब दिन में हमें कहाँ कब से उठना है, वहाँ से लेकर के कैसे हमें अपने डे को पूरा प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है, जिसमें हमें व्यायाम भी है। आयुर्वेद के जो हज़ारों साल पहले लिखी बुक्स हैं उसमें भी व्यायाम का वर्णन है कि व्यायाम करना चाहिए हमें, शरीर शुद्धि के जो प्रोसीजर्स हैं वो करने चाहिए। और व्यायाम के लिए ये भी है कि मात्रा पूर्वक करना चाहिए, मतलब एज सूटेड टू एन इंडिविजुअल। तो धीरे धीरे जैसे हमारी मात्रा बढ़ेगी, हमारे शरीर की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, वैसा व्यायाम हमें करना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं करते या रात्र में सम्यक निद्रा का सेवन नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट हम खाना खा रहे हैं और सोशली हम इन्वॉल्व नहीं हैं, तो मन में अगर हमारे खुशी नहीं है, स्ट्रेस है, चिंता है, क्रोध है, तो ये सारे भाव मिल करके इस डिजीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथी का नज़रिया अगर देखें तो होम्योपैथी डिमेंशिया को कैसे देखता है? और जिस तरह से हमने बात करी है और अभी डॉक्टर ने बताया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया होता है, तो ये क्या माना जाए कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है इस वजह से भी डिमेंशिया के रोगी बढ़ रहे हैं? जी, लाइफस्टाइल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली देख रहे हैं कि जैसे आजकल चाहे वो एडल्ट हैं चाहे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो टेक्नोलॉजी यूसेज है वो बढ़ गया है। चाहे वो मोबाइल है, हमारी जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आजकल, जैसे कोविड टाइम में देखने को मिला था कि सारे जो लेसन्स थे या टीचिंग्स थी वो सारी हमारी ऑनलाइन हो रही थी। तो उसमें मोबाइल का यूसेज, लैपटॉप, कंप्यूटर्स का यूसेज ज़्यादा बढ़ गया और उसमें कोई समय नहीं रह गया था जगने का, सोने का। तो इस वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर और पड़ता भी है। और यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सोशल आइसोलेशन होता है। जनरली कहते हैं 60 साल के बाद रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद पर्पज़ ऑफ लाइफ एक तरह से ख़त्म हो जाता है कुछ लोगों में। तो जब पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं रहता है तो वो व्यक्ति, उसका सोने का, खाने का, कोई डाइट का, कोई दिनचर्या नहीं रह जाती है। तो उन चीज़ों का एक मिक्सचर होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें संभावना पैदा करती हैं कि हमारी कॉग्निटिव डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें मेमोरी लॉस सबसे पहला देखा जाता है। और डिसफंक्शनल जो एबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ जो हमारी फंक्शनल एबिलिटीज़ हैं वो डिसफंक्शनल होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो ओरिएंटेशन टूवर्ड्स टाइम, प्लेस, वो नहीं समझ पाता। खाने, जैसे जिस व्यक्ति को डिमेंशिया होता है वो खाना खाया अभी थोड़ी देर में भूल जाता है कि उसने खाना खाया, टॉयलेट गया है फिर दोबारा टॉयलेट जाने की इच्छा रहती है उसकी। तो ये चीज़ें संभाविक रूप से देखने को बहुत मिलती हैं। और ये अनियमितताएं, चाहे वो निद्रा में है, चाहे वो डाइट में है, चाहे हमारे लाइफस्टाइल में है, चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे पोल्यूशन है, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर हो करके हमारे पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। होम्योपैथी इसमें समझती है कि हमारा जो 3 चीज़ें हम मानते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल,
तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है। जैसे जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो लोगों को डिमेंशिया होने की कम संभावना होती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी एक एरिया है जहाँ लोग कट जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो वो भी जो मेडिटेशन करते हैं या इस तरीके के स्पिरिचुअल भजन कीर्तन में जाते हैं, तो ये एक वाइब्रेशन, जिसमें म्यूज़िक थेरेपी भी एक रोल प्ले करती है, जिसमें हमारी कॉग्निटिव फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती है। तो होम्योपैथी कोई अलग से नहीं देखता है। होम्योपैथी में एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच हम समझते हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेकर के उसके क्या क्या अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल इंटरैक्टिव जो आइसोलेशंस हैं लोगों की, जैसे क्या होता है एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम एक हम मानते हैं, जब बुज़ुर्ग हो जाता है व्यक्ति, बच्चे जो हैं आजकल बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए जॉब के कारण, या मैरिज हो गई तो बच्चे बाहर चले गए, तो जो बूढ़े व्यक्ति हैं घर के पेरेंट्स हैं वो घर में अकेले रह जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई एक पर्पज़ नहीं रह जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं हमारी सोशल आइसोलेशन की वजह से, हमारे दिनचर्या जो बदलाव होता है उसकी वजह से, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनकी वजह से एक डिमेंशिया होने की संभावना हो सकती है। ठीक है डॉक्टर अचल कुमार, जो फैक्टर्स की बात की है उसमें क्या आप और भी कुछ फैक्टर्स जोड़ना चाहेंगे बड़े कारणों में, और क्या बातें हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया होता है? सबसे बड़ी बात की डिमेंशिया की जो हम लोग बात कर रहे थे, ये सारा हम लोगों ने अभी बात किया डिजेनरेटिव कंडीशंस की, जिसकी वजह से डिमेंशिया होने की, मेनली अल्जाइमर्स डिजीज़ या अन्य जो कारण मैंने बताए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, खाने का मामला ठीक नहीं होने पर भी डिमेंशिया हो सकता है। तो उसमें अगर आप देखिए तो 2 डिफिशिएंसी स्टेट्स हैं जिसमें डिमेंशिया होने की बहुत बड़ी संभावना है। खास करके विटामिन हैं, B12, पेंटोथेनिक एसिड, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो कि कम होने पे आपको डिमेंशिया हो जाएगा। तो ये ऐसा डिजीज़ होगा डिमेंशिया जो होगा, उसको हम ट्रीट कर सकते होंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो डिमेंशिया अगर कंप्लेंट लेके आया है मरीज, फॉरगेटफुलनेस की कंप्लेंट लेके आया है, सोशल एबिलिटीज़ में उसकी प्रॉब्लम आ रही है, लेके कंप्लेंट आया है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और पाया जाए कि क्या कोई डिफिशिएंसी वाला मामला तो नहीं है। और अगर डिफिशिएंसी वाला मामला है तो बड़ा आसान होगा ट्रीट करना, ट्रीट किया जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा मरीज। थायराइड के मरीज, उनमें भी ये भी एक प्रमुख कारण है डिमेंशिया हो सकने का। तो उसमें जो है अगर ये सब डिजीज़ है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक करने भी आसान है, और इस तरह के मरीज इंप्रूव करने में भी उनको आसानी होती है। कुछ अन्य कारणत हो सकते हैं जैसे ट्यूमर या सबड्यूरल हेमेटोमा या फिर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, ये सब ऐसे कारण हैं जो कि देखने में सुनने में बड़े खतरनाक लगते हैं, लेकिन इनको ट्रीट करते ही अगर ट्रीटमेंट समय पे मिल जाए तो ये पूरी तरह ठीक हो सकता है मरीज। तो ये इस तरह के कारणों को समझना और टेस्ट करके पाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कि सिर्फ डिजेनरेटिव कंडीशन ही रिस्पॉन्सिबल है डिमेंशिया के लिए, बहुत से कारण हैं। अर्ली साइंस और सिम्टम्स की अगर बात करें डॉक्टर शालिनी राय, तो कौन से ऐसे शुरुआती संकेत या लक्षण हैं जिनके ज़रिए ये समझा जा सकता है कि ये डिमेंशिया की शुरुआत है? जैसे अभी सर ने बताया कि वो कुछ चीज़ें जैसे भूलने लगता है, ये हिस्ट्री हमें जो मरीज़ है उसके परिवार वाले ज़्यादा देते हैं कि अभी अगर इन्होंने खाना खाया ये भूल जाते हैं, या बिल्स पे करना है ये भूल जाते हैं, चाबियां कहाँ रखी है। अमूमन ये हम सब के साथ कभी होता है, पर उनमें इस हद तक होता है कि जैसा सर ने बताया कि उनकी डेली की जो लाइफ है वो उससे प्रभावित होने लग जाती है। प्लस उनके सोचने के नज़रिए में, प्लान करने के तरीके में, अगर कोई एक्टिविटी है जैसे चाय बना रहे हैं तो उसको वो पूरा एग्जीक्यूट करना, एक ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उन्हें दिक्कत होने लगेगी। फिर बोलने में भी उनको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे लक्षण हमें दिखेंगे जो हमें ये बता सकते हैं। फिर उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ लोगों को किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एपैथी की स्टेट जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे चेंजेस हमें मरीज़ों में दिखने को मिलते हैं, जिसके लिए कई बार मरीज़ नहीं समझ पाता, परंतु उसके साथ वाले जो लोग होते हैं वो हमें बताते हैं कि इनके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा परिवर्तन है कि चीज़ों को रख के भूल जाते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहूँ, क्योंकि कई लोगों के मन में डॉक्टर नीरज गुप्ता डर होता है कि भूलते तो हम भी हैं। तो इसको और थोड़ा सा अगर आप डिटेल में समझाएं कि कैसे दोनों को डिफरेंशिएट किया जाए कि आम तौर पर भूलना, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ भी रही हैं आजकल। चाबी रख के भूल गए हैं, मोबाइल हाथ में लिए हैं लेकिन सब जगह ढूंढ रहे हैं,
चश्मा सिर पे लगा है, आप ढूंढ रहे हैं, ये तो हर एक के साथ होता है, तो कैसे इसको अलग करके देखा जाए? देखिए, एक्चुअली साइकोलॉजी या साइकेट्री में एक टेस्ट होता है जो इस चीज़ को फाइंड आउट करता है कि पेशेंट डिमेंटिक है या सिंपल मेमोरी लॉस है। तो एक कॉग टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं कि 3 वर्ड्स देते हैं, उसको रिकॉल कराते हैं। 3 वर्ड्स को अगर बंदा रिकॉल कर पाता है आराम से तो वो एक चीज़ होती है, और एक क्लॉक में उसको डायग्राम बनाने के लिए देते हैं कि एक आप जैसे 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, वो क्लॉक बनाइए जैसे सुई घूम रही है। तो इन टेस्ट के जरिए, और मिनी मेंटल टेस्ट भी होते हैं कुछ, उनके टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है कि ये वाकई एक डिमेंशिया की तरफ जा रहा है या सिंपल मेमोरी लॉस है। अब क्या होता है कि जनरली बहुत कॉमन, जैसे आपने भी कहा कि एक सिंपल मेमोरी लॉस बहुत जल्दी भी बच्चों में भी होने लगा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं टेक्नोलॉजी की वजह से या और वजहों से, नींद पूरी ना होने की वजह से भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डिस्टर्ब स्लीप होने से भी हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक 40-50 साल का व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी डे टू डे लाइफ में उसकी मेमोरी की वजह से इफेक्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डिमेंशिया की तरफ जा रहा है। और अगर छोटी छोटी चीज़ें भूलता है इंसान, जैसे आप एक लिस्ट बना के ले गए, होता है कि बड़ी लंबी लिस्ट है, मार्केट गए, कुछ चीज़ें ले आए, कुछ चीज़ें भूल गए, लेकिन ये डिमेंशिया नहीं है। डिमेंशिया का अगर बहुत डे टू डे लाइफ में इतना इम्पैक्ट आ रहा है कि वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा, कि अभी खाया भूल गए, कुछ काम जो हमारे लिस्ट में थे वो करने थे, वो नहीं टाइम बाउंड हो पाए, तो ये एक डिमेंशिया की तरफ जा सकता है। और वो हम टेस्ट करके ही साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पता लगाते हैं कि ये एक्चुअली डिमेंशिया है कि नहीं है। न्यूरो डिजेनरेटिव का जो जहाँ तक संबंध है वो उसमें हम सीटी स्कैन या एमआरआई की करा करके भी देख सकते हैं कि सेरिब्रल एट्रोफी एक चीज़ होती है, कि सेरिब्रल एट्रोफी यानी हमारा दिमाग, ब्रेन जो है श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी हमारी कॉग्निटिव एरियाज़ में इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होने की संभावना रहती है। तो ये एज रिलेटेड है, और ये आम छोटी छोटी मेमोरीज लॉस होना वो एक डिमेंशिया नहीं कहलाता है। ठीक है डॉक्टर, चल 3 सवाल हैं कि कम उम्र में जो हम बात कर रहे हैं कि अब 30 साल की उम्र के बाद भी मरीज आ रहे हैं, वो क्यों हैं? दूसरा, सिम्टम्स में आप और कुछ जोड़ेंगे, और डायग्नोस करने की जब बात आती है, इन तीनों पहलुओं पर 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा मैं। पहली बात, जो 30-40 साल की उम्र के लोग हैं, आज का बड़ा मतलब आज के समय में बहुत लोग आते हैं 35-40 साल के आदमी की जो है मैं भूल जा रहा हूँ चीज़ें, ऑफिस में भी डांट पड़ जा रही है, हो रहा है वो। तो एक्चुअली आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है दिक्कत कि वो आदमी एक ही समय में मल्टीपल काम कर रहा होता है। मतलब कि कंप्यूटर से समझिए इसको, कंप्यूटर में अगर आप जो लोग विंडोज़ में काम करते हैं समझते हैं, तो आप एक विंडो खोलते हैं, दूसरी विंडो खोलते हैं, तीसरी खोलते हैं, चौथी खोलते हैं, 5वीं खोलते हैं, 6ठी खोलते हैं, कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा एक समय। क्रैश मतलब कोई भी विंडो काम नहीं करेगी ठीक। तो इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी कैपेसिटी के अंदर काम करिए। 10 विंडो में काम कर सकते हैं, 10 में करिए, 15 में कर सकते हैं, 15 में करिए, 2 में कर सकते हैं, 2 में करिए। आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम करेंगे तो वो एक आपको मेमोरी की बीमारी नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगेगा कि आप भूल जा रहे हैं चीज़ें। तो एक लिमिट में काम करिए, इसलिए जो है हम लोग कहते हैं मल्टीपल वर्क मत करिए। इसी में मैं जोड़ूंगी, आजकल एक वर्ड आया है डिजिटल डिमेंशिया। हाँ, ये भी कोई कारण है? ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें 2 तरह की बात है। आजकल ज़्यादातर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी एक बच्चे से मैंने कहा 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, उसने तुरंत गूगल में टाइप किया 4-2। मैं कहा ये तो इतना कठिन सवाल नहीं था, इसमें मतलब क्यों आप गूगल का उपयोग क्यों कर रहे हो? तो वो ये याद करने की कहते हैं, ज़रूरत क्या है याद करने की, गूगल किस लिए? तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने कि वो डिजिटल यूज़ जितना बढ़ेगा, माइंड का यूज़ कम होता जाएगा, कम होगा। दिन पर दिन माइंड का यूज़ कम होता जाएगा। इसीलिए कम उम्र में इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज के नवयुवक, और वो लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो माइंड यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम मसल यूज़ करते हैं, पहलवान क्या करता है? पहलवानी करता है, मसल की एक्सरसाइज करता है, मसल बनती है। तो आप ब्रेन यूज़ करेंगे तो ब्रेन बनेगा, नहीं यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती चली जाएगी। तो इसलिए जो है ये डिजिटल जो आप बात कर रहे हैं, वो यही प्रॉब्लम है कि वो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण होगा आगे मरीजों की तादाद बढ़ने का? दिक्कत की बात है, बिल्कुल दिक्कत की बात है कि आप माइंड यूज़ नहीं करेंगे। अपना ही बचपन याद करिए, आपने याद किया होगा, कोई श्लोक याद किया होगा, कोई पोएम याद किया होगा, याद करना पड़ता है। तो आप अब कुछ याद ही नहीं करते, आप सीधे गूगल में टाइप करिए, आंसर निकलना, तो क्या ज़रूरत है याद? तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और इस पे स्कूलों को एक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और सरकार को एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है आज के लिए। और आप सिम्टम्स में कुछ और जोड़ेंगे? सिम्टम्स अभी डॉक्टर साहब लोगों ने बताया है कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं, और
उसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट बहुत ज़रूरी है, और इतना इम्पेयरमेंट हो रहा हो कि वो आपको रोज़ के काम में बाधा डाले। ये नहीं कि आप कोई चीज़ भूलें, हम लोग बल्कि ये कहते हैं कि अगर आप भूलें, याद आ ही गया तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, नहीं ही याद आता है तब की बात अलग है, और ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं याद आ रही हैं जो कि आप, जिसकी वजह से आपको रोज़ के काम में व्यवधान हो रहा है, तब ये डिमेंशिया हो जाएगा। और डायग्नोसिस के बारे में बताइए। हाँ, कैसे पता डायग्नोसिस की बात करें हम लोग तो, जैसे कोई मरीज अगर इस तरह की कंप्लेंट लेके आता है कि मुझे फॉरगेटफुलनेस है, तो समझना होता है कि डिजेनरेटिव प्रॉब्लम लग रही है या कोई अन्य प्रॉब्लम लग रही है। तो जो प्रॉब्लम धीरे धीरे होती जा रही है तो डिजेनरेटिव होने की संभावना ज़्यादा है। अब जिसमें अभी कुछ अचानक से मेमोरी में प्रॉब्लम आई है, मतलब कि अभी 15-20 दिन 25 दिन की बात है, तो इसके कारण अलग होंगे। जैसे मैं कुछ कारणों का पहले पीछे उल्लेख किया मैंने, तो उनमें से कोई कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसका एक इमेज स्कैन किया जाता है दिमाग का, जिसमें कि सीटी स्कैन या एमआरआई करना होता है। उसके बाद उसमें हमें एट्रोफी भी मिल सकती है या हमें कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है, जैसे कि हो सकता है कोई ब्रेन ट्यूमर निकला है, हो सकता है कि उसमें हमें, जो मैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस की बात कर रहा था, वो निकला है, हो सकता है कि कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ निकला है। तो ये सब चीज़ें जो जैसी निकलेंगी उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे ट्रीटेबल हैं, बहुत सारे नहीं ट्रीटेबल हैं। खास करके डिजेनरेटिव डिजीज़ ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है। अभी रिसेंटली अगर हम डिजेनरेटिव कंडीशन की बात करें, खास करके अल्जाइमर्स डिजीज़ की, अभी रिसेंटली एफडीए ने एक टेस्ट को अप्रूव किया है, ब्लड टेस्ट से अल्जाइमर्स डिजीज़ को पहचानने के लिए, लेकिन वो अभी हाल में ही अप्रूव हुआ है, करीब 15-20 दिन हुआ है, तो वो अभी है नहीं, मार्केट में नहीं है उपलब्ध, जब आएगा तब हुआ करेगा। अदरवाइज़ अल्जाइमर्स डिजीज़ को पहचानने के लिए उसका पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है, और ख़ास करके उसमें इमेजिंग में भी कुछ फीचर होते हैं जिससे कि हम पहचान लेते हैं कि हाँ अल्जाइमर्स डिजीज़ की संभावना है। प्लस सिम्टम कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि वो फिट बैठता है उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ में, तो हम लोग अल्जाइमर्स डिजीज़ को समझते हैं कि हाँ संभावना हो सकती है। कुछ लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो कौन से लोग हैं? ज़्यादा एज के लोग, वो बीमारी ज़्यादा एज की है। दूसरी बात, ऐसे लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, इन लोगों को भी अल्जाइमर्स डिजीज़ होने की संभावना है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी 2 बीमारियां एक साथ भी हो सकती हैं, कि मिक्स डिमेंशिया बोलते हैं हम लोग, मिक्स डिमेंशिया भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे हमें नज़र रखना होता है, और सबसे प्रमुख इन्वेस्टिगेशन है सबसे पहला एक इमेजिंग करना, यानी सीटी स्कैन या एमआरआई करना। उसके बाद की बात बाद में डिपेंड करेगा क्या निकला उसमें, ट्रीटेबल कंडीशन निकली, नॉन ट्रीटेबल कंडीशन निकली, डिजेनरेटिव कंडीशन निकली, उस आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। आपने बताया मिक्स्ड डिमेंशिया जी, और कोमॉर्बिडिटी, इनमें क्या अंतर है? हाँ, मिक्स डिमेंशिया, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मिक्स डिमेंशिया मतलब वेस्कुलर डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज साथ में। तो वेस्कुलर डिमेंशिया एक ऐसा कारण है जो कि हाइपरटेंसिव डायबिटिक लोगों में होगा, उसमें ब्रेन के अंदर बहुत सारे इन्फार्क्ट बन जाएंगे, तो ब्रेन का काफ़ी सारा एरिया डैमेज हो जाएगा, तो वो लगभग वैसा ही लगेगा कि फॉरगेटफुलनेस और अन्य फीचर जो सोशल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें वो प्रॉब्लम आने लगेगी। तो फिर जो है ये तो है ही, लेकिन साथ में अल्जाइमर्स डिजीज़ भी हो सकता है, तो मिक्स्ड डिमेंशिया को भी पहचानना जरूरी है। ठीक है। जब प्रिवेंशन की बात आती है डॉक्टर शालिनी राय, तो आयुर्वेद को एक बहुत बड़ा कारगर उपाय माना जाता है। प्रिवेंशन को लेकर कौन से ऐसे हर्ब्स हैं या फॉर्मुलेशंस हैं आयुर्वेदा में जो कारगर हो सकते हैं डिमेंशिया के प्रिवेंशन को लेकर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर दिस। क्योंकि अगर हम बात करें, हमने पहले ही जैसे शुरू किया कि कारण था कि हमारे डाइट लाइफस्टाइल में है, तो प्रिवेंशन भी सिर्फ हर्ब्स से पहले डाइट और लाइफस्टाइल में जाएगा। तो डाइट में हमें क्या करना है, डाइट में हमें थोड़ा अपने पहले वाली डाइट की ओर लौटना है, जिसमें हम होल ग्रेन्स का ज़्यादा सेवन करें, दालों का, और जो हमारा खाना है उसमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनको कोई खाना ही नहीं चाह रहे हैं आजकल के लोग, बच्चे, क्योंकि एक तो ये बनाने में अच्छे से धोना है, साफ़ करना है। तो ऐसी जो कड़वी कसेले रस की सब्जियां हैं उनका भी अपने डाइट में शामिल करना ये बहुत ज़रूरी है। फाइब्रस जो कुछ भी है उन सब्जियों को, सागों को, फ्रूट्स को जो है उनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। प्लस इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, हमारे आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है यहाँ पर कि जो डाइजेशन है, अगर डाइजेशन हमारा अच्छा है तो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव ये कहता है कि बहुत सारी डिजीज़ से हम बच सकते हैं। तो मैं इसी पर्सपेक्टिव को लेकर के जब थोड़ा मैंने सर्च किया तो मुझे मिला कि डाइजेशन का और हमारे गट का इन डिमेंशिया और जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में होते हैं, जिसमें सर कह रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि डीजेनरेटिव कंडीशंस हैं या जिसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, जैसे अल्जाइमर्स है, तो उसमें अमाइलॉइड प्लेक्स और ये बनते हैं, मेडिसिन उसकी नो डाउट, बट रिस्पॉन्स वेरिएबल रहता है।
तो वहाँ पर हम बनने से रोकने के लिए अगर हम गट को, हेल्थ को ठीक रखते हैं, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक्स का यूज़ है, जैसे आयुर्वेद में तक्र का प्रयोग, छाछ या मट्ठा जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, उसको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना खाना ऐसा रखें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखे, खाना सही से हम खाएं, चबा करके अच्छे से पचे, और पचने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एक्सक्रीशन टाइमली हो, तभी हमारा गट आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से हेल्दी रह सकता है। तभी जो हमारे गट के माइक्रोबायोम है, मतलब गट में बैक्टीरियाज होते हैं, अभी तो साइंस भी इस बात को इस्टेब्लिश कहता है, आयुर्वेद तो सिर्फ डाइजेशन की बात करता है, वो माइक्रोबायोम में नहीं जाता, बट साइंस इसको बैक करता है कि अगर हमारा माइक्रोबायोम अच्छा है, गट अच्छा है, तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी निकलते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो ब्रेन को हेल्दी रखने में, अगर हमारा गट हेल्दी है तो ब्रेन हेल्दी रहेगा। ठीक। प्लस अगर आपने जैसे मेडिसिन के लिए पूछा, तो ये तो डाइट हो गई। लाइफस्टाइल में हमें टाइम से सोना है, एक्सरसाइज का प्रयोग करना है, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे करके बढ़ाना है, अचानक से नहीं बढ़ाना है। प्लस सोशली एक्टिव रहना है। और जैसे आपने हर्ब्स की बात की है, अब हम हर्ब्स पे आते हैं, क्योंकि मैं हर्ब्स में अब दूसरे चरण में आऊँगी, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में बता दिया कि लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस होंगे, खासकर आहार विहार को कैसे अपने सही बनाकर रखना है ताकि डिमेंशिया जैसी बीमारियों से, और सिर्फ डिमेंशिया ही नहीं, बहुत सारी ऐसी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं जिनसे दूर रहा जा सकता है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, जब होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात करें तो कॉग्निटिव डिक्लाइन या फिर डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से होम्योपैथी में रेमेडीज़ हैं, और क्या एक बड़ा कारण वंशानुगत भी होता है क्या डिमेंशिया में, और उसके प्रिवेंशन के लिए क्या होम्योपैथी कारगर हो सकती है? जी, देखिए, जहाँ तक दवाइयों का संबंध है, दवाइयाँ अच्छी से अच्छी उपलब्ध होती हैं होम्योपैथी में। प्लांट बेस्ड मेडिसिन हैं जो कि आयुर्वेदा, बेसिकली जो आयुर्वेदा में प्लांट्स होते हैं उसी से बनती हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ हमारे मेटल्स से बनती हैं दवाइयाँ। और जो दूसरा आपने प्रश्न किया कि वंशानुगत भी होता है, तो ये देखा जाता है कि कुछ व्यक्तियों में जो अगर ये डिमेंशिया चल रहा है पेरेंट्स के अंदर, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर, तो दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू गेट डिमेंशिया। ऐसा नहीं है कि 100% होगा, कुछ परसेंटेज में मिलता है। जहाँ तक होम्योपैथी का संबंध है, हम पूरी हिस्ट्री लेकर के, जिसमें उसकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, उसके पास्ट इंजरीज, पास्ट लाइफ, पास्ट हिस्ट्रीज़ को समझते हुए पूरा एक टोटलिटी बनाते हैं। उस टोटलिटी के हिसाब से जो भी दवा उस समय निकल के आती है पेशेंट की, वो दी जाती है, और डिफरेंट पोटेंसीज में दी जाती है। और बहुत अच्छा हमें प्रभाव देखने को मिलता है। जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है उसको प्रिवेंशन भी की जाती है। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, जैसे हमने बात की डाइट की, डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, एक मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति मेंटल एक्सरसाइज नहीं करेगा, जैसे आम देखते हैं सुडोकू है, या कोई पजल्स खेलना है, या कोई गेम पे हमने टारगेट करना है, एक पर्टिकुलर टाइम में अचीव करना है, वो ये चीज़ें थोड़ी हमारे को प्रिवेंट करती हैं, हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइनिंग को प्रिवेंट करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी डाइट के अंदर, विटामिन B12 का रोल एक बहुत अच्छा है, जो कि डाइट के अंदर अगर लिया जाए, जिसमें दूध है या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर लिया जाता है तो उसमें हमें न्यूरो जो डिजेनरेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इट इज़ ए नर्व टॉनिक। पोटेशियम है, वो एक अगर दिया जाता है व्यक्ति को, तो पोटेशियम का भी नर्व पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। तो मेडिसिन्स आर प्लेंटी, लेकिन वो मेडिसिन सेलेक्ट करना पूरी हिस्ट्री के हिसाब से, पूरा उसका बैकग्राउंड समझते हुए, उसमें क्या कॉजेज़ बन रहे हैं वो जानते हुए, और कितना कॉग्निटिव डिक्लाइन है। सोशल आइसोलेशन है तो हम उनको बेसिकली पेशेंट को समझाया जाता है कि देखिए आप रिटायर हो गए हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, सोशल आइसोलेशन ना रहे, आप किसी NGO को ज्वाइन करें, कोई पर्पज़ रखें लाइफ का, कहीं ना कहीं जुड़े रहें किसी चीज़ से, किसी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहें, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कुछ भी समाज सेवा है, उसमें जुड़े रहें, ताकि एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक टारगेट रहे, पर्पज़ रहे। तो वो बहुत ज़रूरी है। अब स्टेजेस की थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर चल। क्या डिमेंशिया में स्टेजेस हैं, और क्या ये एकदम से बिगड़ सकता है क्या डिमेंशिया? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात करें तो उसमें स्टेजेस ज़रूर हैं, और उसमें 7 स्टेजेस बनी हुई हैं। और सबसे पहली स्टेज जिसमें कुछ खास नहीं रहता है, सबसे आखिरी स्टेज जिसमें बिल्कुल मरीज बेड रिडन हो जाता है, बीच की स्टेजेस उसी हिसाब से बनी हुई है। तो स्टेजेस का उपयोग 2 तरह का है। पहला उपयोग तो ये है कि दवा कौन सी दी जाए। माइल्ड स्टेज यानी शुरुआती स्टेजेस में दवा जो दी जा सकती हैं वो 2-3 दवाएं हैं। उनमें डोनेपजिल है, मेमेंटिन है, या रिवास्टिगमिन है। ये सब दवाएं अर्ली स्टेट में काम करती हैं। एक बार मरीज़ मॉडरेट टू सीवियर स्टेट में पहुंच गया तो ये सब दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। तो देना और नहीं देना बराबर होता है, तो इसलिए उसका उपयोग अगर करना है तो शुरुआत में ही किया जाए, माइल्ड टू अप टू मॉडरेट स्टेट।
अभी हाल में कहना चाहिए FDA ने 2 दवाएं अप्रूव किया है। इंजेक्टेबल दवाएं हैं, अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, मंगानी पड़ती हैं, आ जाती हैं, मंगानी पड़ती हैं, और वो इंजेक्टेबल दवाएं हैं। तो उसका अभी प्रचलित नहीं है भारत में उतना उपयोग, लेकिन फिलहाल वो यूज़ की जा रही हैं। FDA ने अप्रूव कर दिया, लेकिन अभी उनका भारत में उपयोग जब तक खुद कोई कंपनीज न प्रोडक्शन शुरू करें या सेल करना न शुरू करें, तब तक उपयोग अभी मुश्किल है। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ की मैनेजमेंट की, ये तो दवाओं का और उसका उपाय बताया मैंने, लेकिन जो अन्य कारणात हैं, मैं बार बार उस पर प्रेशर डाल रहा हूँ कि अन्य कारणों पर नज़र डालिए। वो अगर हम उसको मिस करते हैं, बहुत सारे ट्रीटेबल कारण हैं जिनको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो सब ट्रीटेबल, अल्जाइमर्स डिजीज़ मालूम है कुछ ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रीटेबल कारण है उसको सर्च करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात करें हम लोग, तो जो घर के लोग हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर आपको पता चल गया है डायग्नोसिस, तो आप जो है मरीज के प्रति थोड़ा भावना अच्छी रखें, और बात बात पे डांटना नहीं है। वो उसके अंदर, मरीज के अंदर, ये वाले मरीज जो होगा वो आपसे गलत बात पे एम्फसाइज कर रहा होगा, नहीं यही मैं ही सही हूँ, तो उसमें जो है आपको विरोध नहीं करना है, मान लीजिए बात उनकी। तो अगर विरोध करते रहेंगे तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। केयर गिवर्स और जो फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उस पे आने वाली थी अगले राउंड में। जरूरी है, बिल्कुल। घर के लोग तो उस पे आपने ध्यान जो दें। स्टेजेस को लेकर बात कही है, और मैंने ये जानना चाहा था क्या कि डिमेंशिया मान लीजिए शुरुआती चरण में है, तो धीरे धीरे करके ही वो एक खतरनाक स्थिति में आएगा, या एकदम से भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं? वो सवाल आपने पूछा था कि अचानक कुछ हो सकता है। अचानक इसमें ऐसे नहीं होता, जैसे नॉर्मली जो सबसे कॉमन काज है अल्जाइमर्स डिजीज, इसमें अचानक से चेंज नहीं आएगा। अचानक से चेंज आएगा तो यू हैव टू लुक फॉर समथिंग, कोई और कारण है। यानी जैसे मैं बात करूं तो सोडियम की गड़बड़ी हो गई, किन्हीं कारणों से लूज मोशन हुआ, सोडियम लॉस हुआ, तो उसमें अचानक से इम्पेयरमेंट हो जाएगा अवेयरनेस में, तो वो अचानक प्रॉब्लम कुछ और कारण से होगा। चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो ये कोई और कारण ढूंढना पड़ेगा। ये एक स्लो डिजीज है, स्लोली प्रोग्रेसिव किस्म का, प्रोग्रेसेस ओवर ईयर्स। कुछ डिमेंशियाज हैं जो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। वो 2-3 साल 4 साल के अंदर स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। अल्जाइमर्स वाला आदमी 15 साल 20 साल 25 साल खींचता रहेगा, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, फ्रंटोटेम्पोरल 2-3 साल में ही इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, घर के लोगों को भी मुश्किल हो जाएगी। और खास करके फ्रंटोटेम्पोरल वाला आदमी बड़ा ही एरोगेंट होता है, लड़ाई कर रहा होगा बात बात में हर जगह। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझ पाना कि किस तरह से ऐड करें और पहचानें और काम करें उस पर। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आती हूँ डॉक्टर शालिनी राय, आप हर्ब्स पर आई थी। हर्ब्स या फॉर्मुलेशंस आयुर्वेदा में ऐसे हैं जिनसे प्रिवेंशन किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। हर्ब्स आयुर्वेद में मेध्य रसायन का कंसेप्ट है। रसायन मतलब जो भी बॉडी की टिश्यूज़ को नरिश करे, और मेध्य रसायन मतलब जो हमारी मेधा है, मेधा मतलब स्मृति, जो हमारा स्मरण शक्ति है, जो हम डिमेंशिया में देख रहे हैं ऑल्टर हो जा रहा है, उसको इम्प्रूव करने वाली ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे न्यूरॉन्स पे एक्ट करती हैं, ऐसा आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है। और अभी जो रीसेंट स्टडीज़ हम देख रहे हैं, तो ऐसा हमें साइंटिफिक एविडेंस भी मिलता है कि ये जो ड्रग्स बताई गई हैं आयुर्वेद में, इनका न्यूरोट्रॉपिक इफ़ेक्ट है, और नर्व्स के रीजेनरेशन में इनके एविडेंसेस हमें मिले हैं, जिससे पेशेंट्स को भी रिलीफ हमें मिला है। बट ये स्टडीज़ बहुत ही लिमिटेड हैं और आगे इनको और स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। अब मैं उन ड्रग्स के नाम पर आती हूँ। जो कॉमन ड्रग्स हैं, जो इसमें सबसे पहला सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम हम ले सकते हैं अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा की रूट्स का ही स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि अगर हम लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा की रूट का पाउडर लिया जा सकता है। जो पर्टिकुलर डोसेज है वो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही लेना चाहिए, क्योंकि वो सही बनी हुई मेडिसिन हो, सही जगह से प्रोक्योर की हो, और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही लेनी चाहिए। स्वयं लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो इसी तरीके से पहला हो गया अश्वगंधा। दूसरा है ब्राह्मी, जो कि ऐसे ही न्यूरोजेनिक रिस्पॉन्स है उसका, और शंखपुष्पी है, शतावरी है, हल्दी, जो उसमें भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, साथ ही ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। तो उसके भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, ये हम देख सकते हैं। उसके अलावा मंडूक पर्णी है। फिर ऐसे जो फल हैं जिसमें आपको नट्स हैं वो ले सकते हैं। उसमें पेठा जो है, जिसको हम लोग कद्दू का वाइट वैरायटी हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, पेठा भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रोपिक एजेंट है। उसको हम अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं, उसका रस ऐसे पेशेंट्स को दिया जा सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा एक कॉग्निशन इन्हांसर हो सकता है अर्ली स्टेजेस के लिए। मतलब ये ऐसी मेडिसिन हैं जिनको 40s के बाद
लिया जाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम अपने जो कॉग्निटिव फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें और बनाए रख सकें। एक ग्रीन टी का भी जिक्र बहुत होता है, उसे लेकर भी अगर आप बताएं, उसका भी फ़ायदा है? हाँ श्योर, बिकॉज जो ग्रीन टी है डिपेंड्स कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। पहला तो ठीक है। कंटेंट पे हमें जानना होगा। दूसरे, जनरली ग्रीन टी नेचुरल हर्ब से बनी होती है, तो उनका कुछ नहीं तो कम से कम एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रहता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है। तो वो शरीर में जो हमारे रूटीन का जो डैमेज हो रहा होता है, जिससे कि कुछ फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करके शरीर में डैमेज को कम करते हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल हेल्थ पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मैं होम्योपैथी में कुछ स्टडीज़ पे जाना चाहूँगी। क्या रिसर्च और स्टडीज़ में कुछ मैं कहूँ कि उम्मीद की किरण नज़र आई है क्या डिमेंशिया को लेकर होम्योपैथी की जी, जमात? डिमेंशिया में वैसे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ तो नहीं हुई हैं, लेकिन हमारा जो एक एपेक्स बॉडी है रिसर्च का, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, वो टाइम टू टाइम रिसर्चेस करता है डिमेंशिया पर। और डे टू डे में हमारे पास ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं, साइकेट्री ओपीडी में आते हैं जो डिमेंशिया से सफ़र कर रहे होते हैं। तो उसमें भी हम एक पायलट स्टडी करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, एज एंड सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ दी जाती है। और उसमें मेडिसिन हैं हमारे पास जो कि प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैनेजेबल हैं, ट्रीटेबल हैं। कुछ कॉजेज़ ट्रीटेबल हैं, कुछ कॉजेज़ अगर बहुत ज़्यादा न्यूरोडिजेनरेटिव स्टेज में चला गया है, एडवांस स्टेजेस में है, तो वो ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल नहीं होती हैं। तो मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को पूरा समझते हुए, उसकी स्टेज और सिम्टम क्या है बेसिकली, और साथ साथ उसको ये समझाया जाता है कि हाउ ही कैन डेवलप हिज ब्रेन पावर। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा सा जैसे फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ हमें मेंटल एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी करानी है, पेशेंट को बताना है, समझाना है, केयर गिवर्स को भी बताना है कि देखिए ये पेशेंट इस तरीके से डिक्लाइन में जा रहे हैं, तो इनको हमें कैसे मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच देखते हुए ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अब मैं केयर गिवर्स और फैमिली मेम्बर्स पे आऊँगी, और साथ ही मैं एलोपैथी की भी लिमिटेशंस जानना चाहूँगी, क्योंकि कहा यह जाता है क्योरेबल नहीं है, डिमेंशिया का क्योर नहीं है। तो किस हद तक इलाज हो सकता है, किस हद तक मैनेज किया जा सकता है? फिर हम आते हैं केयर गिवर्स पे। जी, देखिए सबसे पहली बात तो डिमेंशिया, उसको हमें अल्जाइमर्स डिजीज़ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैंने बताया कि एक लिस्ट ऑफ काजेज हैं जो कि क्योरेबल हैं, और उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिफोर लेबलिंग की जो है कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो दूसरी बात, अगर अल्जाइमर्स डिजीज़ या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या अन्य न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ रिलेटेड डिमेंशिया की डायग्नोसिस हम बना रहे हैं, तो उसमें क्योर की संभावना नहीं रहती है, वो बात सही है। लेकिन जो ट्रीटेबल काजेज़ हैं उन पर ज़रूर नज़र डालें और ट्राई टू फाइंड आउट कि इनमें से कोई है तो नहीं, आर वी मिसिंग समथिंग। डिजेनरेटिव कंडीशन है, ऑफ कोर्स वो एक लिमिटेशन है, उसकी पूरी तरह लिमिटेशन है। और जैसा खास करके अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात किया मैंने, तो माइल्ड टू मॉडरेट स्टेट के बाद फिर कार्रवाई होने की संभावना नहीं रहती है। तो जो कुछ करना है वो हमें माइल्ड टू मॉडरेट स्टेट में ही करना है। ठीक है। अब केयर गिवर्स और फैमिली मेम्बर्स पे आ जाते हैं। हर बीमारी में ये कहा जाता है कि सिर्फ व्यक्ति ही बीमार नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है, और डिमेंशिया में भी ये स्थिति और ज़्यादा थोड़ा सा गंभीर हो जाती है। जी। कितना बड़ा रोल है? और मैं एक तरह से कहूँ कि क्या केयर गिवर्स और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ज़रिए ही ये मुमकिन है कि जो डिमेंशिया से पीड़ित है वो सही हो सकता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें केयर गिवर्स का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो हर बीमारी में आप बीमार पड़ गए तो कोई दूसरा आदमी काम करेगा, आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अल्जाइमर्स डिजीज़ में नॉर्मली बैठा हुआ सा आदमी होता है, सिर्फ भूला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आसपास के लोगों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो और कुछ दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत है भूलने की है। तो पहले तो केयर गिवर्स को ये समझना होता है कि उस प्रॉब्लम क्या क्या है, उसमें वो जो पेशेंट है उसको किस तरह की दिक्कत आ रही है। अच्छी तरह समझने के बाद कैसे किस तरह का बिहेवियर वाला आदमी है, एग्रेसिव है, शांत है, दोनों ही स्थिति ठीक नहीं। बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोलता, वो भी ठीक नहीं है। एग्रेसिव है तो उससे बचना पड़ेगा, हो सकता है तोड़फोड़ करता हो। डिमेंशिया का जो अल्जाइमर्स डिजीज़ वाला है उसमें शुरुआत में तोड़फोड़ का पैटर्न नहीं है, बाद में बहुत एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन जो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया वो शुरू में ही बहुत एग्रेसिव होगा, बिहेवियरल एब्नॉर्मलिटी होगी, तरह तरह की बिहेवियरल एब्नॉर्मलिटी, कुछ कोई कपड़े उतार के घूम रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सब समझ बूझ के जो दिक्कतें हैं उस तरह से ट्यून होके घर के लोगों को ये तरह के मरीजों को हेल्प करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैंने बताया था कि एग्रेसिव मरीज से लड़ना नहीं है, नो फाइट, बिल्कुल फाइट नहीं। आप जो भी कहते हैं उनकी बात मान लीजिए,
जो कह रहे हो कि हाँ वो कह दें कि इधर जाना है, इधर ही बाथरूम है, क्योंकि वो आप फाइट करेंगे तो दिक्कत है, भले ही उनको घुमा के ले जाइए उसी बाथरूम में, लेकिन वो आप उनकी बात मान लीजिए जो भी कहते हैं, क्योंकि फाइट करने से उसमें उनकी एग्रेसिवनेस और बढ़ती है। दूसरी बात, धीरे धीरे वो आप रोज़ फाइटिंग हो रही है तो उनको शांत रहने का मौका भी नहीं मिलता, तो इम्प्रूवमेंट की तो कोई वैसी बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा ज़रूरी है कि समझ बूझ के क्या सिम्टम्स, कितना प्रभावी है, कितना बिहेवियर एबनॉर्मलिटी है, कितना एग्रेसिवनेस है, क्या कर पा रहे हैं, क्या खाना खा पा रहे हैं, क्या नहीं खाते हैं, सब चीज़ों पे ध्यान देके तो एक लगभग मैं कहता हूँ कि एक आदमी इस काम में लग जाता है। एक तो मरीज बीमार है, एक आदमी पूरा घर का इस काम में लग जाता है। इसमें केयर गिवर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और दूसरी बात, 24 घंटे भी नहीं जग सकता, तो मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जब वो सो रहे हो तो आप भी सो लीजिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। जैसे हम बच्चे के साथ करते हैं, माँ को समझा दिया था कि जब बच्चा सो रहा आप भी सो लो, वरना कब जग गया, जग जाएगा तो आपको भी जगा देगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि वो उसके हिसाब से सोए जगह। और कभी कभी ज़्यादा दिक्कत आने पे 2 केयर गिवर्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है, एक से काम नहीं चलता। तो ये ज़रूरी है कि जो है केयर गिवर्स मरीज की प्रॉब्लम्स को समझ के उसी हिसाब से काम करें, दवा समय पे दें। और दूसरी चीज़ कि नया सिम्टम आने पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अभी आपने बात किया था अचानक से चेंज आ जाए तो वो ज़रूर इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अचानक से चेंज आने का कारण अक्सर कुछ और ही होगा। ठीक है, और हम कुछ सवाल शामिल करेंगे। हमारे दर्शकों ने हमको मेल के ज़रिए सवाल किए हैं। पहला सवाल रामकांत पटेल का है। इन्होंने इंदौर से हमसे ये प्रश्न पूछा है। ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी माँ पिछले 4 साल से इस बीमारी से पीड़ित है और हम ये महसूस करते हैं कि दवाएं असर कर रही हैं, लेकिन उनकी मानसिक सेहत में और सुधार लाने के लिए हम उनके आहार में क्या शामिल कर सकते हैं, साथ ही उनके मूड और चिंता को कैसे संभालें? डॉक्टर शालिनी राय, बताइए। मैम, दवाओं का असर हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो रही बात, अब ये पूछ रहे हैं कि आहार में हम क्या शामिल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़े होल ग्रेन्स को लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर उनका प्रयोग करना है। जो कुछ ऐसी कुछ हर्ब्स का हमने नाम लिया, तो वहाँ आसपास में डॉक्टर को दिखा करके अलग टाइम पे जो उनकी दवाएं चल रही हैं उससे 2.5 से 3 घंटे का गैप रख करके डॉक्टर के निर्देश पर ही उन दवाओं में से कुछ सेवन कर सकते हैं। नट्स, जैसे जो कद्दू के बीज हैं, वाटरमेलन के बीज हैं, ऐसे नट्स का थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है, क्योंकि ये नट्स भी ब्रेन को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। और जैसे मैं पहले बता चुकी, छाछ का सेवन करें, खाने में छाछ को शामिल करें। फिर इन्होंने बोला मूड और चिंता, इनको कम करने के लिए क्या करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए अब मैं यहाँ पर आऊँगी कि आयुर्वेद में एक प्रोसीजर है। पहले हम भारतीय संस्कृति में भी देखते थे कि नाक में तेल डालने का नॉर्मल बच्चों में प्रैक्टिस हुआ करता था, नाक में कान में तेल डालने का। तो वो नॉर्मल रूटीन हेल्थ के लिए था। बट ऐसी कंडीशन में जहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहाँ हम कुछ मेडिकेटेड लिपिड्स होते हैं, जैसे वो ऑयल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और घी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आयुर्वेद कुछ नस्य प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन करता है जिसमें डिफरेंट अमाउंट, डिपेंडिंग कि नस्य किस प्रकार का है, वैसे ही किसी में 4 बूंद, किसी में 2 बूंद और किसी में ज़्यादा अमाउंट में वो अंडर सुपरविजन 2 बूंद 4 बूंद तो हम घर पे डाल सकते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट का होता है उसके लिए हमें एडमिशन करके नाकों में जो ड्रग डाली जाती है, इसमें बहुत सारे घी और ऑयल्स होते हैं मेडिकेटेड प्रोसेस्ड, उनका प्रयोग करना हो सकता है। तो उससे भी उनकी स्लीप इम्प्रूव होगी, एंशियसनेस कम होगी और मूड का इम्प्रूवमेंट होगा। आयुर्वेद का यहाँ पर्सपेक्टिव है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, बट मीन्स नोज इज़ द रूट टू द ब्रेन। इस कंसेप्ट पे, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। और अभी हमारे एक स्टडी भी चल रही है इसकी, जिसमें एल्जाइमर्स के पेशेंट्स पे ही उन्होंने किया है और मॉडर्न ड्रग्स के साथ साथ एक घृत का नस्य दिया है और वहाँ पर जो हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, इनमें इम्प्रूवमेंट मिली है, टाउ प्रोटीन्स में रिडक्शन हुआ है। तो कुछ एविडेंसेस अभी जनरेट हो रहे हैं, बट ये बहुत नेसेंट स्टेज में है। साथ में इनको योग, मेडिटेशन और इन्वॉल्वमेंट फैमिली के साथ हो सकता है, इनके अपने ग्रुप के साथ हो सकता है। और जैसे सर बता रहे कि कोई ऐसी चीज़ उन्हें पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, कोई भी चीज़ अच्छी लगती हो उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, या बच्चों के साथ, जिससे उन्हें खुशी मिले। ठीक है, अगला सवाल रमेश सिंह पाल का है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दें। उत्तराखंड से इन्होंने सवाल किया है। ये कह रहे हैं मेरे पापा अचानक सब कुछ भूल जाते हैं और पिछले 4-5 महीने में ये ऐसा 2 बार हो चुका है। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें फिर से सब कुछ याद आ जाता है। तो कृपया आप बताएं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये डिमेंशिया या अल्जाइमर हो सकता है? जी,
देखिए, आपने अपने पापा की उम्र नहीं बताई है। अगर आपके पापा की उम्र 60 या 60 से ऊपर है तो हो सकता है वो डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि अचानक से भूल जाते हैं, तो एपिसोडिक मेमोरी लॉस हो रहा है। अगर वो आधे घंटे बाद उनको याद आ रहा है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, तो शायद ये डिमेंशिया नहीं है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। आप एक डॉक्टर के पास ले जाएँ, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएँ, पूरा असेसमेंट कराइए, और असेसमेंट कराने के बाद ही ये डायग्नोसिस हो पाएगा कि आपके पिताजी को डिमेंशिया है या सिंपल एक एपिसोडिक मेमोरी लॉस है। जी। और ये बेहतर होगा जितना जल्दी कराएं, और हाँ, अगर मान बिल्कुल। लीजिए जी। डिमेंशिया की तरफ हाँ, जा जितना रहे हैं। जल्दी होगा उतना ज़्यादा प्रिवेंटेबल हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें होम्योपैथी को भी शामिल कर सकते हैं? होम्योपैथी का रोल है, बिल्कुल। हमारे पास दवाइयाँ हैं, जैसे ओल्ड एज के एक स्पेशल ग्रुप है मेडिसिन का, जिसमें एक बेराइटा का दवाई है, एनाकार्डियम है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अश्वगंधा से भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, जो बकोपा मोनेरी जो आपका अभी मैडम ने बताया कि एक हमारा ब्रह्मी है, तो उससे भी दवाइयाँ बनती हैं, जो एक्चुअली ब्रेन मेमोरी बूस्टिंग एक ड्रग्स हैं कॉमनली, वो दी जाती हैं, और उससे काफ़ी लाभ भी मिलता है लोगों में। ठीक है, अगला सवाल डॉक्टर अचल कुमार, चाहूँगे आप जवाब दें इसका। ये पंजाब से रमेश सिंह अरोड़ा ने पूछा है। ये कह रहे हैं, मेरे पिताजी जिनकी उम्र 55 साल है, उन्हें इंसेफ्लाइटिस हुआ था, वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया था। शारीरिक रूप से अब ठीक है, लेकिन 3 महीने से याददाश्त कमज़ोर है। कुछ याद आता है तो तुरंत भूल जाते हैं। बताएं कि याददाश्त ठीक होने में कितना समय लग सकता है? पहली बात तो कि उन्होंने बताया इंसेफ्लाइटिस था, वेंटिलेटर पे थे, तो पहले तो सभी कुछ भूल गए होंगे। ये या तो ठीक होने के बाद उनको दोबारा से मेमोरी की प्रॉब्लम आई है, ये उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अच्छा। कि एक बार पूरी तरह ठीक हो गए और फिर से उनको मेमोरी की प्रॉब्लम आई है। क्योंकि इंसेफ्लाइटिस होने पर सभी कुछ वैसे ही भूल जाएंगे, पूरी तरह बेहोश होंगे, कई दिनों तक बेहोश रहे होंगे वेंटिलेटर पे थे। तो अभी पूरी कहानी नहीं मालूम है, पर यह है कि मैं 2 सजेशन दूंगा। पहली बात तो ये कि अगर दोबारा से एक बार पूरी तरह ठीक होने के बाद मेमोरी में दोबारा से इम्पेयरमेंट हुआ है, तो किसी चिकित्सक से संपर्क करें, समझें। और अगर वो ये कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, अब कब पूरी तरह ठीक होंगे, तो इसका आंसर ये है कि वो कब कितना डैमेज हुआ है इंसेफ्लाइटिस के समय, ये उस पर डिपेंडेंट है। आमतौर पे 2 इयर्स तक इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, उसके बाद आगे इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बहुत ही मतलब नगण्य सी होती है। तो मैं यही बताऊंगा, उनको समझना पड़ेगा कब प्रॉब्लम। तो 2 इयर्स तक इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें दवाओं का रोल नहीं है, उसमें ब्रेन का अपना प्रोसेस है, वो अपने आप को ठीक करता है, रीजनरेट करता है एक लिमिट तक। 2 इयर्स के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ठीक है, एक रोमा खान का सवाल है हैदराबाद से। मैं चाहूँगी डॉक्टर अचल आप इसके बारे में बताएं। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन की उम्र 26 साल है और मेरे साथ बहस और एक बार बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। उसके बाद उस पर यह असर हुआ कि करीब करीब पिछले 10 साल की बातें उसे याद नहीं है। तो ये किस तरह का, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि याददाश्त वापस आ जाए? मुझे नहीं लगता कि कोई इलनेस की बात है। इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। ये इस तरह से इलनेस में नहीं हो सकता कि आप पिछले इस तरह से एक लिमिटेड टाइम की बात भूल जाएं। किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। ठीक है, और कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन समय की क्योंकि थोड़ा कमी है, तो मैं चाहूँगी कि आप तीनों ही जो गोल्डन रूल्स हो सकते हैं डिमेंशिया को लेकर, क्योंकि जब आप केयर गिवर्स की बात कर रहे हैं, मैं अब आखिर में उस पर ही ज़्यादा जोर दूंगी। जो केयर गिवर्स या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो एक बार को आके परेशान हो जाते हैं कि नहीं इनको तो याद ही नहीं रहता, अकेला छोड़ देते हैं। वो स्थिति कहाँ तक गंभीर हो सकती है अगर इस तरह का बर्ताव होता है तो? देखिए, ये तो बीमारी का मेन थीम ही यही था, भूलने की। तो उससे आप कहाँ भाग जाएंगे? केयर गिवर को ये समझना पड़ेगा कि जब भूलने की प्रॉब्लम है ही, इसी वजह से उसका नाम डिमेंशिया रखा गया, इसी वजह से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है आदमी का, या जो कुछ जांच हो रही है, तो उससे कहाँ भाग जाएंगे? तो वो तो समझने की बात है। केयर गिवर को समझना पड़ेगा कि ऐसी बीमारी है और मेन थीम उसका यही है कि उसमें जो है भूल रहा है तो भूल रहा है, तो उसमें उसको उतनी हेल्प उस हिसाब से करनी होगी। केयर गिवर का रोल यही है। अब केयर गिविंग नहीं करना चाहता हो तो बात अलग है, अदरवाइज केयर गिवर बनना कोई मजबूरी नहीं है। जो सिंपैथेटिकली पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा ही आदमी केयर गिवर बनना चाहिए। आखिर में, क्योंकि आपने B12 की बात की थी डॉक्टर, और इस समय इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जानकारी है, मिथ्स भी हैं। कई लोग अपने मर्जी से B12 लेना शुरू कर देते हैं, खासकर जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो B12 के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वेज मील है उसमें B12 नहीं है। लेकिन ऐसे में कई लोग ये गलती करते हैं कि सप्लीमेंट्स की ज़्यादा हो जाता है और उन्हें पता नहीं लगता। तो इसे लेकर आप सलाह क्या देंगे? 2 सुझाव दूंगा। पहली बात तो B12 कम कहाँ से होता है? B12 कम, एक तो आपने वेज डाइट की बात किया, ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों में कम मिल जाता है। दूसरा, ऐसे लोग जो बहुत क्रॉनिकली उपयोग कर रहे हैं
एंटासिड्स का, पेंसेप्रोजोल जैसी दवा का, तो उसमें चूंकि एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, आपने एंटासिड या पेंटोसिड जैसी या इस प्रकार की कोई दवा खा के, पेंसेप्रोजोल टाइप की दवा खा के आपने अपने मीडियम को चेंज किया, तो उससे एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। आप B12 खा तो रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, लेकिन एक डिजीज़ भी है जिसमें कि एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो डिजीज़ कंडीशन भी है जिसमें ये नहीं होगा। तो ये 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक तो खाने में गड़बड़ी, कम B12 खा रहे हैं आप, दूसरा कि आपने दवाएं खा रहे हैं इस प्रकार की जो B12 एब्जॉर्प्शन को हैंडल कर रही है, तीसरा कि जो है आपके अंदर एक्चुअली में डिजीज़ है जो कि B12 नहीं पहुंचने दे रहा है। तो ये तीनों कंडीशन को किसी डॉक्टर से मिलकर समझना पड़ेगा। एक बात यह है कि अगर आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तब तो डॉक्टर ही ठीक कर पाएंगे, लेकिन खाने में नहीं जा रहा है वो आप ठीक कर सकते हैं। खा लिया आपने, एब्जॉर्प्शन नॉर्मल है तो पहुंच जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कब इस पे एक्ट करें ये जरूरी है समझना। तो आप किसी से संपर्क करें, अपने आप B12 नहीं खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जाते जाते डॉक्टर शालिनी राय? ये जो जैसे सर ने बताया, जो ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं डिमेंशिया के, जैसे ट्यूमर्स हैं और ये हैं, वो तो होने पर ही पता चलते हैं। बट मैं लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करिए कि जो डीजेनरेटिव या न्यूरो डिजेनरेटिव टाइप्स ऑफ डिमेंशिया हैं वो ना होने पाएँ। व्यायाम करें, हेल्दी डाइट की ओर मुड़ें और खुश रहें और सोशल इंटरेक्शन अपना बढ़ाएं। लोग मित्रों, सोशल मीडिया से नहीं, सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाना है जी, उससे भी आप डिमेंशिया से दूर रह पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज गुप्ता? देखिए, केयर गिवर्स की जहाँ तक बात आती है तो मैं यही कहूँगा कि केयर गिवर्स को एम्पैथेटिक होना है, सिंपैथेटिक होना है और उनको टाइम टू टाइम सेंसिटाइजेशन कराया जाए, ट्रेनिंग्स दी जाएँ कि एक डिमेंशिया का व्यक्ति किस मतलब स्वरूप से गुजर रहा है। वो एक मानव है, एक ह्यूमन बीइंग है, घर का मेंबर है जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था और आगे रहे, उसको समझते हुए एक ट्रेनिंग दिलवाई जाए। बहुत सारे NGOs हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, NGOs के साथ जुड़े हैं। एक सोशल ग्रुप्स होते हैं, अल्जाइमर्स के ग्रुप्स हैं, डिमेंशिया के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें परिवार के लोग मिलते हैं, एक दूसरे से समझते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कैसे उनको, अब जैसे कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो लेफ्ट हैंड से उनको ड्राइंग सिखाई जाती है और मतलब ब्रश भी लेफ्ट हैंड से कराया जाता है, जो राइट हैंडेड लोग हैं उनको लेफ्ट साइड से ब्रशिंग कराई जाए। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि केयर गिवर्स करा सकते हैं और पहले केयर गिवर्स को भी तो जानकारी जरूरी है ना, कि उनको भी पता हो कि कैसे कराना है। तो टाइम टू टाइम उनका सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। डाइटरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बेशक इंपॉर्टेंट हैं। अब ये भी देखा जाता है कि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, ये भी कुछ हद तक हमारे विटामिन B12 या हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ें को प्रयोग ना करें जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करे या हमारे नर्व्स को इफेक्ट करे, ताकि डिमेंशिया डेवलप ही ना हो। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कहा जाता है कि लाइफस्टाइल और दिनचर्या को अगर कंट्रोल में रखा जाए और एक नियमित तौर पर अगर जीवन जिया जाए, संतुलित भोजन और व्यायाम, इनको अगर हिस्सा बनाया जाए तो सिर्फ डिमेंशिया नहीं, बहुत सी बीमारियां हैं जो हमसे दूर रहेंगी। और जैसे केयर गिवर्स और फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात की, उनका रोल काफ़ी अहम है डिमेंशिया में। इसलिए हम समझ सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण एक समय ज़रूर होता है, लेकिन साथ मिलकर इसे मैनेज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल आयुष्मान भव के इस अंक में इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।